राइट। ये सारा प्रियम्बल का पेज आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम्स की एनसीईआरटी बुक्स में पहला सेकंड पेज जो था वो देखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पहली लाइन जो आपको दिखेगी वो दिखेगी वी द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट डज इट मीन कि प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, हु इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को गिफ्ट किया है। ठीक है, नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका ये मतलब होता है कि जब तक के इंडिया के लोग चाहेंगे तब तक के इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। जिस दिन उनका मन भर जाएगा कि नहीं आज से हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, वो बोल देंगे कि वी डू नॉट वांट कॉन्स्टिट्यूशन टू रूल अस, देयर विल बी नो रूल ऑफ लॉ एज ऑफ नाउ। और अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से भरोसा उठ चुका है, अब हम अपने आप को दूसरे वे में गवर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अथॉरिटी टू गवर्न देमसेल्व्स किसने दी है, ऑफ इंडिया। ठीक है, अब और प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रियम्बल क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते थे टेबल ऑफ कंटेंट से, जैसे आपकी बेयर एक्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, बट आपने यहाँ पे just give me a minute, I think more people are joining, will resume. Okay, okay, let us start again. So कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इस प्रियम्बल में आपको कुछ मिसिंग दिख रहा है क्या, जस्ट गिव इट अ रीड कि आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, जो प्रियम्बल आप हमेशा पढ़ते हैं उससे कुछ मिसिंग है क्या। अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है तो डू टाइप इट इन द चैट बॉक्स, आई टेल यू व्हाट इज मिसिंग, but you first tell me what you can find it missing in this particular preamble. I give you 1 minute to find out what is missing in this particular preamble. If somebody has answered, socialist is missing, right? Secularism is missing, और एक चीज और, एक और चीज मिसिंग है। दो चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है कि एक वर्ड सोशलिस्ट मिसिंग है और एक वर्ड सेक्युलर मिसिंग है। ठीक है, एक और चीज क्या मिसिंग है, वी इज देयर। देखो वी तो शुरू में ही दिया हुआ है, इंटीग्रिटी। ठीक है, वी फाउंड कि तीन वर्ड्स जो हैं वो, ये हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है। ठीक है, एज इट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें तीन वर्ड्स मिसिंग है। सोवरेन के बाद आता है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सोशलिस्ट मिसिंग है, सेक्युलर मिसिंग है और एक इंटीग्रिटी मिसिंग है। ये तीनों वर्ड्स हमको नेक्स्ट प्रियम्बल में मिलेंगे जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, अब कब ऐड हुआ ये तीनों वर्ड, 1976। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू नो। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये लास्ट में आप जाइए। ठीक है, एक मिनट, या ठीक है, लास्ट की लाइन जो लिखी हुई है, सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट ब्योहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग सबको, ये कौन थे, किसका सिग्नेचर हमने लिया हुआ है, बिल्कुल एंड में राम लिखा हुआ है। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो डिजाइन बनी हुई है साइड साइड में दिख रही है आपको, फ्लावर्स बने हुए हैं, एलिफेंट बना हुआ है, पिकॉक है, बुल है, ये सब यूनिक डिजाइन हैं। ठीक है, यूनिक इंटीग्रेट डिजाइन थी जो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है। ठीक है, हर पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें एक अलग डिजाइन बनी हुई थी। ठीक है, और ये डिजाइन बनाने का काम किसका था, नॉट ओनली व्यवहार राम मनोहर सिन्हा बट अदर आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। शांति निकेतन आपको पता है, इट वॉज एन
इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल, राइट। तो जो वहाँ के आर्टिस्ट थे राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने अपनी इनिशियल्स को साइन किया है इसके एंड में, ठीक है। अब ये सब आपको क्यों बता रही हूँ मैं ऐसे ही बता रही हूँ, नहीं, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपके सारे चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। जितना जीके रिलेटेड टू प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कवर हो जाता है। अब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्ड कॉन्स्टिट्यूशन था? क्या हमने कभी टाइप किया था? इट इज अ क्वेश्चन टू यू। वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अ टाइप्ड वन? जो आज हमको दिखता है, ठीक है, जो आपके पास कॉपीज हैं, तो जो ओरिजिनल कॉपी थी क्या वो टाइप्ड थी? नो। देन इट वॉज अ रिटन वन, राइट। ठीक है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, इट वॉज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ लिखा हुआ है हमने? किस लैंग्वेज में लिखा था? इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और क्या चीज पता है हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? लिखा किसने था? लिख तो लिया इंग्लिश और हिंदी में, किसने लिखा? किसी को आइडिया है? अभी आर्टिस्ट जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा, ठीक है। आई एम कॉलिंग हिम आर्टिस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट द ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Our constitution was framed by the Constituent Assembly. So he was not the author, but he was a mere typist, or you can say the artist जिन्होंने constitution को लिखा था. प्रेम बिहारी, वेरी गुड, ठीक है। प्रेम बिहारी उनके इनिशियल नेम है, पूरा नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यू ऑल कैन नोट इट डाउन, जहां भी आपको ये एक्स्ट्रा डिटेल मिलती है वो लिख जाए। इसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था पहली बार, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और इटैलिक्स में लिखा हुआ था। फॉन्ट क्या था हमारा? इटैलिक्स, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मिल गई। अब जो प्रियम्बल का आइडिया था, ठीक है, वो हमने कहाँ से बोरो किया है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड देयर इज नो डिबेट अबाउट इट। बट प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया? Again, a question to you. I'll tell you the answer, but first you have to answer me. US, very good. Okay. कहाँ से लिया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका प्रियम्बल हमने बोरो किया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिकॉज यूएस हैड अ प्रियम्बल, ठीक है। अब हमारा प्रियम्बल जो है वो एक और प्रियम्बल से सिमिलर है, एंड इट इज नॉट द यूएस प्रियम्बल. Can you tell me which other preamble is similar to our Indian Constitution's preamble? No, not South Africa. It is the UN Charter. ठीक है, तो अब जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था उसकी जो शुरुआती लाइंस है, ठीक है, उसका जो प्रियम्बल है वो भी हमारे जैसा ही है, क्योंकि उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? वी द पीपल, ठीक है। हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया किया है, उन्होंने सीधे वी द पीपल यूज किया टर्म, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बातें। अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्या छूट जाती है हमसे? ये जो आइडिया था हमारा प्रियम्बल में, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये सारे टर्म्स आपने स्कूल के टाइम से सुने हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री में सुने थे स्पेसिफिकली। तो ये टर्म्स हमने कहाँ से बोरो किए हैं? कहाँ से हमने ये आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी बोरो किया है? इट्स एन इजी वन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट.
फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेरी गुड। ठीक है, तो जो हमारा आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और अपने प्रियम्बल में इंक्लूड किए हुए हैं, वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, एक और क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अब ये तो हो गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड जस्टिस। ठीक है, अब जस्टिस कैसी है हमारी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है कि हमको जस्टिस भी चाहिए तो तीन टाइप की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। विल सी व्हाट इज मेंट बाय ऑल द थ्री टाइप ऑफ जस्टिस। रशियन रेवोल्यूशन, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है रशिया से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। ये आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ये मोस्टली आपके यूपीएससी एंड अदर पब्लिक सर्विस एग्जाम्स में आता है। जुडिशरी में इट माइट कम इन योर जीके, बट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लॉ पेपर। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है जो हमारा लेटेस्ट प्रियम्बल है। ठीक है, तो प्रियम्बल का पर्पस क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रियम्बल क्यों यूज किया है? हम स्टार्ट कर सकते थे डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट से, कि पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में कुछ और है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है। तो हमने प्रियम्बल क्यों यूज किया? प्रियम्बल की जरूरत क्या थी? प्रियम्बल की जरूरत थी क्योंकि हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे। हम एक अपने लिए एक ब्रीफ आइडिया रखना चाहते थे कि हम किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने आप को कैसी अथॉरिटी देना चाहते हैं, हमने किस डेट पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है एंड एनेक्ट किया है। सी द बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, अडॉप्शन एंड एनेक्शन, ये दोनों टर्म्स आपको अलग अलग यूज करने हैं। और हमारे गोल्स क्या है? ठीक है, हम एज अ न्यू कंट्री जो 1947 में बनी, ठीक है, एज ए न्यू नेशन हम क्या चाहते थे? हम किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते थे? हम अपने सिटीजन्स को किस टाइप के राइट्स जो थे वो गारंटी करना चाहते थे? ऑल ऑफ दिस आइडिया हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल ने बस हमको एक आइडिया दिया है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पास में ये सारे गोल्स हो। ठीक है, तो हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, हमारा सोर्स ऑफ सोवरेनिटी इज पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट किया है। एज एंड व्हेन वी थिंक कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर सकते हैं। ठीक है, हम कौन? पीपल ऑफ इंडिया, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग जो आपको दिखती है वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये क्या है? ये टाइप ऑफ पॉलिटी है, ये टाइप ऑफ गवर्नेंस है जो हम अपने आप को देना चाहते थे। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू बी अ सोवरेन एंड अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन, राइट। तो ये चीज जो थी वो हमारी गोल्स थी एक गवर्नेंस की। देन व्हाट आर दीज? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स और the basic rights that we wanted to give to our citizens। ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ चीज जो हमको यहाँ पे दिखती है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, राइट। सो थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने अपना प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ये अडॉप्शन की डेट है, एनैक्ट नहीं हुआ है। इट हैज नॉट बिकम अ लॉ, इट हैज नॉट बिकम एप्लीकेबल ऑन द सिटीजंस। कब हुआ था एप्लीकेबल? व्हाट वाज द डेट when the constitution was enacted? We know the adoption date, it is 26th day of November 1949, 26 January 1950, right। okay, so enactment का डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। इसी को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम क्यों रिपब्लिक डे के जैसा सेलिब्रेट करते हैं ये भी आप सबको पता है, बिकॉज हमने एक पूर्ण स्वराज का जो डिसीजन लिया था वो इसी डेट पे लिया था। ठीक है, ओके, सो
प्रियम्बल के बारे में हमने ये सारी चीजें देख ली कि हमारे पास प्रियम्बल क्यों है, इसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, हमने अपने एम्स डिसाइड किए हैं एज ए नेशन, ये जस्टिफिकेशन है कि हम आपको किस टाइप की पॉलिटी गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और 4 चीजें हमारे प्रियम्बल में दी हुई है, वो है एनैक्टिंग क्लॉज, राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स जो हम अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं, एंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड द पॉलिटी दैट वी वांट टू बी गवर्न्ड थ्रू, एंड the source of constitution, and we the people of India are the source of its constitution। ठीक है, ये 4 चीजें जो थी वो हमारे प्रियम्बल में दी हुई है। अब एक एक जो टर्म है प्रियम्बल में दिया हुआ कि किस टाइप की हम पॉलिटी चाहते हैं, कौन कौन से फ्रीडम्स और राइट्स हम गारंटी करना चाहते हैं, वो आपको एक एक डिटेल में हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ व्हाट इज सोवरेनिटी, आई वांट टू यू टू लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, I can play the previous slide once more, yeah, just a minute। Wait, I'll reshare, I think there is some issue। I'll send you all my slides, don't worry about it, ठीक है। यहाँ पर जो आप नोट कर सकते हैं वो कर लीजिए। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आई वांट यू टू लुक एट दिस पिक्चर ऑफ दिस जेंटलमैन, और क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन है या क्या है, और क्या इनका रेलेवेंस है सोवरेनिटी के साथ। ये नाम आप लोगों ने अपने, अगर आप बीए कर रहे हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आपको पता होगा, और एनीवे ये शायद आपने अपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा है। सो क्विकली गिव इट अ शॉट कि ये कौन है, कोशिश करो। नो, नोबडी। चलो मैं बताती हूँ। लिवियाथन का नाम सुना है? लिवियाथन कौन था? कौन नहीं था एक्चुअली, क्या था? ये भी नहीं सुना, ओके, नो प्रॉब्लम। लिवियाथन वाज अ पेंटिंग बाय थॉमस हॉब्स, ठीक है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, थॉमस हॉब्स। अब थॉमस हॉब्स कौन थे? ही वाज एन अर्ली थिंकर जो ब्रिटिश एरा में बेस्ड थे। इन्होंने एक लिवियाथन नाम का आइडिया प्रपोज किया, ठीक है। लिवियाथन ये एक हिब्रू टर्म से आता है, इसका मतलब होता है सी मॉन्स्टर, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी खराब है, प्लीज मैनेज कर लेना। तो सी मॉन्स्टर है ये। सी मॉन्स्टर क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे टर्म? क्योंकि ये टर्म जो है हमको आपकी जो बाइबल है उसमें दिया हुआ है। अब सी मॉन्स्टर जो है वो एक नेसेसरी इविल है, ठीक है, और सी मॉन्स्टर के थ्रू हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लोगों ने जब वो मोनार्की से थक गए थे, वो अपने जितनी भी बुरी चीजें एसोसिएटेड थी मोनार्की से, वो जब थक गए, इससे चाहते थे कि नहीं अब हमको अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो वो कैसे फॉर्म किए? उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में। उसमें ये बोला कि हम अपने आप के जितने भी हमारे जो सिविल राइट्स हैं वो हम किसी एक इंसान को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम देते हैं, और उनको ये राइट देते हैं कि वो हमें गवर्न कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने अपने सारे राइट्स
ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल है उनको दे दिया है, दैट मीन्स वी हैव फॉर्म्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट देम टू गवर्न अस, ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्योंकि हमने अपनी सारी राइट्स जो है वो ऑलरेडी दे दी है, सो हु हैज द सुप्रीम पावर टू रूल ओवर द सिटीजंस और टू रूल ओवर द पीपल, इट इज द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी कम टू द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इट हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज सुपरानस। सुपर का मतलब होता है सुप्रीम एंड एनस का मतलब होता है पावर, ठीक है। सो सुप्रीम पावर जो है वो अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग टाइम पे डिसाइड कर सकती है। इट कैन डिसाइड विथ अ गवर्नमेंट, इट कैन डिसाइड विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इट कैन डिसाइड विथ पीपल, सिंपली द सिटीजंस। अब हमारे केस में हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या किया हुआ है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने प्रियम्बल में बता दिया है वी आर द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ ऑल द अथॉरिटी, ठीक है। तो हमारे टाइम हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोवरेनिटी है उसकी बात करें तो उसमें सुप्रीम पावर किसके पास है? हु इज द सोवरेन? इज इट द गवर्नमेंट? या जो एनडीए की गवर्नमेंट है इस टाइम पे वो सोवरेन है, उसके पास सोवरेन अथॉरिटी है? टेल मी यस और नो। नो, ठीक है, आप लोगों ने यस बोला है, बट द आंसर इज नो, द गवर्नमेंट इज नॉट सोवरेन, ठीक है। तो क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है? क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हमने आर्टिकल 14 के अंडर में रूल ऑफ लॉ जो है उसको दिया हुआ है, इट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल बी द सुप्रीम एंड विल रूल अस ऑल, ठीक है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोवरेन है और द लॉ इज सोवरेन, लॉ इज सुप्रीम? नो, ठीक है। तो लॉ भी हमारा सोवरेन नहीं है। फिर सोवरेन हुआ कौन? इतना बड़ा टर्म हमने यूज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम एक सोवरेन नेशन बनाना चाहते हैं, तो हु इज द सोवरेन? पीपल ऑफ इंडिया। वेरी गुड, नाउ दैट यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो हु इज द सोवरेन? वी द पीपल, ठीक है, वी आर सोवरेन। अब हमने क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हमने सारा पावर दिया है, अपने सारे राइट्स जो है वो उनको दे दिए हैं गवर्न करने के। सो अल्टीमेटली दे आर सोवरेन, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने ही बनाया है, ठीक है, हमने ही पूरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी है कि यू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ दिस कंट्री, और जब तक हम चाहते हैं तब तक आप हमको गवर्न करो, ठीक है। तो इन अ वे इवन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, एंड ultimately who is the sovereign? It is we the people of India. So whenever you come across a question that asks you who has the sovereign authority in India, it is the people of India, ठीक है। तो जहां से भी आपकी सोवरेन अथॉरिटी, सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास में है? हमारे पास में, ठीक है। अब सोवरेनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंडिया में दोनों ही सोवरेनिटी है। इंटरनल कैसे? कि जो हमारी गवर्नमेंट है विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो कोई भी लॉ बना सकती है इंडिया में, ठीक है, टू गवर्न द पीपल ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो वी नो इट विल बी टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एंड वॉइड और इलीगल। सो इंडिया में पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो लॉ बना सकता है, ठीक है। तो इंडिया में इंटरनल सोवरेनिटी है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है? कि हम किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी, किसी भी एक्सटर्नल बॉडी, किसी भी एक्सटर्नल कंट्री से गवर्न नहीं होते, उनके किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए वी आर नॉट बाउंड, राइट। सो इवन दो वी आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी आर अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस सिंस 1949, ठीक है, बट वी हैव द एक्सटर्नल सोवरेनिटी इन द सेंस कि उनका कोई भी ऑर्डर होगा वो हम पे हर बार अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वी मे बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, we may be a part of various other international organizations and the Commonwealth, but the Britishers or the countries governing United Nations, the US, the Russia, the China, ठीक है, कोई भी कंट्री
किसी भी कंट्री के पास इतनी पावर नहीं कि वो हमको टर्म्स, राइट? इट कैन हैपन indirectly through various sanctions and rules. That is a different thing to be discussed in international law, और वो हर किसी कंट्री के साथ होता है. But externally we are all sovereign. India as a nation is sovereign to take all the decisions, ठीक है, in its own capacity. Now there is another meaning of the word sovereign. अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि sovereignty का क्या मतलब होता है. एक, हम किसी से अफेक्ट नहीं होते, हमारा जो फाइनल है डिसीजन, हम किसी के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होते, हमारे डिसीजन को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है. दिस इज व्हाट वी ऑल अंडरस्टूड अबाउट सोवरेनिटी टिल नाउ. बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी. व्हाट इज इट? दैट इंडिया कैन ईदर अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है. सोवरेनिटी मतलब हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. तो इंडिया क्या कर सकता है, बीइंग अ सोवरेन नेशन, वो कोई फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है. जैसे इंडिया ने किया, गोवा वाज अ पोर्चुगीज टेरिटरी, बट इंडिया ने उसको अक्वायर कर लिया एक्सेशन से, ठीक है. और अपनी कोई टेरिटरी किसी दूसरे नेशन के फेवर में वो सीड भी कर सकता है, दे भी सकता है, ठीक है. सो दिस इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी. सो देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोवरेनिटी दैट यू हैव नोन टिल नाउ. एक तो हमारा जो पीपल ऑफ इंडिया है वो सोवरेन है, और क्योंकि हम पीपल ऑफ इंडिया ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया कि हम जो गवर्नमेंट होगी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसको अपनी पूरी अथॉरिटी देते हैं. तो बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास में ये राइट है कि वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली सुप्रीम पावर होल्ड करता है और किसी से भी अफेक्ट नहीं होगा, किसी से भी डिस्करेज नहीं होगा, एनकरेज नहीं होगा, ठीक है. तो दिस इज अबाउट आवर सोवरेनिटी. आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई हो. इफ anybody has any doubt, please type it in the chat box. ठीक है. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सोशलिज्म का, ठीक है. सोशलिस्ट टर्म जो है वो हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया, राइट, ये भी हम सबको पता है. अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? What is meant by socialism? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिज्म जैसे टर्म को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट टर्म टू डिफाइन है, ठीक है. इट्स नॉट वेरी इजी टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म वी वांट. सोशलिज्म हैज ऑफन बीन कॉन्ट्रास्टेड विद कैपिटलिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म. ये सारे आइडियाज जो है वो किसके हैं? कम्युनिज्म इज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है. और कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है कि एक प्राइवेट अथॉरिटी होगी दैट विल रूल ओवर ऑल द अदर पीपल, ठीक है. तो इट विल एनकरेज प्राइवेट प्रॉपर्टी. गरीबों की कोई इज्जत नहीं होगी, अमीर जो है वो अमीर होते रहेगा, गरीब हमेशा गरीब होता रहेगा. दिस इज द काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट थिंकिंग जो प्रिवेल कर रही थी, ठीक है. ये है कैपिटलिज्म की थिंकिंग. बट इंडिया में हमने क्या अडॉप्ट किया है? सोशलिज्म. अब सोशलिज्म जो है वो भी हर कंट्री अपने अपने टर्म्स में अलग अलग वे में डिफाइन करती रही. लिटरल सोशलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड है. अब कम्युनिज्म की फिलॉसफी क्या है? स्टेट कंट्रोल ओवर एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी जो है वो अपना बिजनेस सेटअप ही नहीं कर सकती. क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे? इवन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, क्या ये पॉसिबल था टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग? नहीं, ठीक है. हम चाहते थे कि हम कंट्रोल करें, ठीक है. नेहरू का जो आइडिया था सोशलिज्म का वो यही था कि स्टेट कंट्रोल रखते हैं क्योंकि अभी लोगों को गवर्नमेंट की जरूरत है, ठीक है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मे बी वी विल डेवलप आवर पॉलिसी दैट वे, ठीक है. तो इनिशियल जो सोशलिज्म इंडिया में आया वो नेहरूवियन सोशलिज्म था, एंड नेहरू वाज a lot inspired by USSR, ठीक है. सोवियत रशिया की जो फिलोसफीज थी उनको बहुत पसंद थी, ठीक है. So he being the first prime minister of India had the privilege to determine the policies that we would adopt. अब नेहरूवियन सोशलिज्म क्या था कि हम स्टेट कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग रहेगी, हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, प्राइवेट बॉडीज जो है वो
इतने इजीली फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट्स का तो इंडिया में आना और मुश्किल हो गया, ठीक है। सो इसका इफेक्ट हमको क्या दिखा, इसका इफेक्ट हमको लेटर ऑन ये समझ में आया कि आप जितना ज्यादा स्टेट कंट्रोल रखोगे उतनी ज्यादा इकोनॉमी जो है आपकी श्रिंक होती जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि इंडिया के पास में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि ये सबको पता है, दैट इज हाउ वी केम अक्रॉस द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में, ठीक है। तो जो हमारा सोशलिज्म था अब वो चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास करने लगे कि भाई सबको अपने अपने मन का करने दो, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गरीबों का ध्यान नहीं रखेंगे या सिर्फ प्राइवेट बॉडीज ही फ्लरिश करेंगे और हर कोई मार्केट कंपटीशन को भूल जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो था वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। कैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि आपको प्राइवेट को भी देखना है और जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको भी रखना है। ये कैसे होगा, प्राइवेट बॉडीज आज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है, ठीक है। हम अपने पॉलिसीज चेंज ही इस वे में कर रहे हैं कि हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ठीक है। जो प्राइवेट बॉडीज है उनके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे फॉरेन इनकम आए, फॉरेन एक्सचेंज डेवलप कर सके हम, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक वेलफेयर स्टेट की भी बात की हुई है, ठीक है। ये बात हमने कहाँ की हुई है, डीपीएसपी में, ठीक है, सबको पता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वांटेड टू मेक इंडिया इनटू अ वेलफेयर स्टेट। हमारे पास में बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो वेलफेयर स्टेट की बात करती हैं, ठीक है। अब शुरू में हमने सोशलिस्ट टर्म यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो टर्म था वो काफी इम्प्लिसिट था, हमारे डीपीएसपी में ऑलरेडी था कि हम एक वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पॉलिसीज थी, हमारे पास गोल्स थे, तो उस टाइम पे जरूरत नहीं फील की गई कि भाई अलग से हम सोशलिस्ट जो टर्म है वो यूज करें। बट लेटर ऑन 1976 के 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको इंसर्ट कर दिया, बिकॉज वी सॉ कि लाइसेंस राज जो है वो थोड़ा भारी पड़ रहा है अब मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। और कांग्रेस जो थी वो अपने आप ही इस वर्ड को और इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुकी थी अपनी पार्टी मीटिंग्स एंड पार्टी की जो फॉलोइंग्स होती थी उसमें वो ऑलरेडी अपने सोशलिज्म के आइडिया को मान चुकी थी, ठीक है। एंड दैट हैपेंड इन अवार्डी सेशन इन 1955, ठीक है। सो दिस वाज ऑलरेडी देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज दी गवर्निंग पार्टी जो हमको रूल कर रही थी उस टाइम पे। अब इंडिया में जो सोशलिज्म है, ठीक है, इट इज नॉट कम्युनिज्म कि आप भाई बिल्कुल ही प्राइवेट बॉडीज को फ्लरिश नहीं करनी देंगे, हर चीज स्टेट कंट्रोल होगी, हर रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दिस वाज द स्ट्रिक्ट आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब होता है कि हमारा एम है कि आप पॉवर्टी को हटाओ, इग्नोरेंस को हटाओ, डिसीजेस को हटाओ, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को हटाओ, बट एट द सेम टाइम लेट दी प्राइवेट बॉडीज फ्लरिश, प्राइवेट बिजनेस फ्लरिश। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे आता है कि आपको चेक करना है कि प्राइवेट बॉडीज जो है वो किसी भी सिटीजन के राइट के साथ में खिलवाड़ न करें। यहाँ पे आता है हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। दैट इज हाउ वी वांटेड आवर सोशलिज्म टू वर्क एंड दैट इज हाउ एक्चुअली गांधी वांटेड आवर सोशलिज्म टू। सो जो सोशलिज्म था वो नेहरूवियन सोशलिज्म था, जो एक तरीके से स्टेट कंट्रोल में विश्वास रखता था, बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग होती थी। बट लेटर ऑन हमने इस पॉलिसी को डाइल्यूट किया 1991 में, और कहीं ना कहीं गांधीयन सोशलिज्म और नेहरूवियन सोशलिज्म जो है वो अब थोड़े थोड़े डाइल्यूट हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ ये केस लॉज हैं जो आपके एग्जाम्स में, दिस इज द मैक्सिमम केस लॉज दैट यू वुड गेट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ सोशलिज्म। एक बेसिक पार्ट है सोशलिज्म या इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में हेल्ड हुआ, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका ईयर आप लोग जब भी केस लॉज लिख रहे हैं, दैट मेक इट अ पॉइंट फ्रॉम नाउ ऑन, जब भी आप केस लिख रहे हैं इवन इन योर एग्जामिनेशंस इन कॉलेजेस, तब आप अगर एक ईयर लिख देंगे ना तो आपके लिए एक एज है, आप एक स्कोर एक्स्ट्रा कर पाएंगे किसी से भी, ठीक है। और इसका फायदा क्या होगा कि एक तो आपको ईयर याद हो जाएगा, तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो हिस्ट्री में याद रखने लगेंगे। एंड अगर आप यूजीसी नेट टारगेट करते हैं तो ये आपके लिए मस्ट, ठीक है। आपको कैसे भी ईयर तो याद करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे,
बट याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ट्राई एंड राइट ऑल द ईयर्स जहाँ भी आपको मिलता है, ठीक है। और ये हैबिट बना लो एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एक दिन में चीज़ें नहीं होने वाली कि आप एक दिन में पूरे बैठ के ईयर याद करोगे, वैसा कभी नहीं होगा। सो मेक इट अ हैबिट कि जब भी अब आप नोट्स बनाओ, जब भी कोई केस लॉ लिख रहे हो, उसके साइड में इतना सा ईयर बस लिखना है, नॉट टेलिंग यू टू राइट द होल साइटेशन, बट ईयर याद कर लो, ठीक है। 1997 में फाइनली वी रिकॉग्नाइज कि हाँ सोशलिज्म जो है वो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम उस सोशलिज्म के थ्रू एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे गरीबों को उनका हक मिले, अमीर अपना काम करते रहें और वो कभी गरीब का हक ना काटे, ठीक है। ये है हमारा आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। एंड देन DS नाकारा में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट है, सो यू मस्ट नो द एग्जैक्ट कोटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के जजमेंट में, that the aim of socialism is to eliminate inequality of income, status and standard of life and to provide a decent standard of life, ठीक है। हमारा एम क्या है सोशलिज्म का, कि हम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो हटाएं, स्टेटस और स्टैंडर्ड जो इनइक्वालिटी है उसको हटाएं, और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हर किसी के पास में अवेलेबल हो, एंड दैट इज हाउ वी वांट आवर सोशलिज्म टू वर्क, ठीक है। देन एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि जब भी आप सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड द प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी वांट आवर सोशलिज्म टू वर्क, कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। किसको क्रिएट करना है? स्टेट को। द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट अ बैलेंस, कि वो अपनी पॉलिसीज ऐसे फ्रेम करें कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनका भी भला हो, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनके साथ भी गलत नहीं, उनके राइट्स को भी आप इन्फ्रिंज ना करो, क्योंकि हर किसी के पास में पैसे कमाने का राइट है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अंबानी के पास इतना पैसा है तो हम उनके पैसे आपको छीन लेने चाहिए। नो, नोबडी हैज गिवन यू द राइट, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप किसी के पैसे पर नजर डालो, ठीक है। वो पैसे उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउ करेंगे और वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट भी करेंगे। दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज हाउ आवर सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म वर्क्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। आई मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आइडिया हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू दी अमेंडमेंट, वो आया सेक्युलरिज्म का, ठीक है। अब सेक्युलरिज्म से हम क्या समझते हैं कि हर कोई इक्वल है ना, हर रिलीजन इक्वल है, हर सेक्ट इक्वल है, हमको किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हम अपनी बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप किसी इंसान को सेक्युलर बोलते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये इंसान जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हर किसी को इक्वल आइज से देखता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो सेक्युलरिज्म समझ रहे हैं वो किसी एक इंडिविजुअल पे टारगेटेड नहीं है, ठीक है। वो किसी इंडिविजुअल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता that you have to be secular. No, individuals do not have to be secular. It is a good quality in a person if that particular person is secular, but वो किसी के ऊपर responsibility नहीं है। Constitution does not want you to be secular. It wants the state to be secular. ठीक है। तो हम जितनी भी सेक्युलरिज्म की, इक्वालिटी की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बातें करते हैं वो किसके लिए है? स्टेट के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली गई है सेक्युलर होने की? ये स्टेट के ऊपर डाली गई है, ठीक है। तो ये टर्म भी काफी डिफिकल्ट है डिफाइन करने के लिए कि भाई सेक्युलरिज्म एक्चुअली क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ओपन छोड़ दिया कि भाई सब अपने अपने हिसाब से जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लेना, ठीक है। सो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एंड इट हैज बीन इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके पहले तक के ऐसा नहीं था कि इंडिया सेक्युलर नहीं था, इंडिया वाज सेक्युलर और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सेक्युलर, बट कैसे सेक्युलर था? थ्रू वेरियस प्रोविजंस, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट टू रिलीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो लोगों के पास अवेलेबल था। दैट वे वी वर सेक्युलर, बट वी वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर कि नहीं नहीं हम सेक्युलर हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसलिए हमने एक एक्सप्रेस टर्म यूज कर लिया, ठीक है। अब ये जो आइडिया था सेक्युलरिज्म का, इट वेंट बैक टू 1928, ठीक है, कि इंडिया को सेक्युलर होना चाहिए, इंडियन स्टेट को सेक्युलर होना चाहिए, ये नेहरू कमिटी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था,
ठीक है, उन्होंने अपनी कमिटी में पहले ही बता दिया था कि वी वांट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म टू बी प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लाया था इस आइडिया को? पंडित मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1928 में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की नेहरू कमेटी की, जिसमें बोला कि हमको एक सेक्युलर स्टेट फॉर्म करना है। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या क्या होता है? फॉर स्टेट, ठीक है, जितनी भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे वो हम स्टेट रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? दैट इट शैल हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ हिंदू स्टेट। ठीक है, इट्स नॉट अ हिंदू गवर्नमेंट, ये हम कभी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये दैट गोज against the idea of secularism. Okay, so there should not be any official religion of the state, and it shall prohibit establishment of a theocratic state. Okay, now can anyone tell me what is a theocratic state? This I'm asking the meaning of theocratic state. Anyone? States which follow Islam? No. States which have their own religion or they promote a particular religion. Okay, so that is a theocratic state. It will promote a religion, ठीक है, or it will endorse a religion. फिर एक होती है एथिस्टिक स्टेट। ठीक है, एथिस्टिक स्टेट क्या होगी? एथिस्टिक स्टेट मतलब कि वो कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, इट इज टोटली अगेंस्ट रिलीजन। ठीक है, इज टोटली अगेंस्ट एनी रिलीजन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्टेट वुड बी सेक्युलर। सेक्युलर मतलब कि आपकी जो पर्सनल आइडियोलॉजीज हैं, बीइंग इन अ पावर अथॉरिटी, आपको वो अपने तक ही रखनी है, आप उसको एंडोर्स नहीं कर सकते, आप उसको गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी बोलकर थोप नहीं सकते। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर अ सेक्युलर स्टेट। वी आर न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, we do not endorse a particular religion, we do not promote a particular religion, but we equally give each religion their right to practice and profess. ठीक है, and by we mean state. ठीक है, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। देन स्टेट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स इक्वली। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में मिसट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और सारे ही रिलीजन को उनको इक्वली देखना है। देन नोबडी इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस बेस्ड ऑन हिज और हर रिलीजन। क्योंकि सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि जो भी आप पब्लिक अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उसमें आपके रिलीजन का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और फॉर एनी रिलीजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन एज प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए, आपका रिलीजन कभी भी आपकी क्वालिफिकेशन को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, so and that goes for every other public office. Then religion must not interfere with one's enjoyment of fundamental rights. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि आप हिंदू हो तो ही आपको इक्वालिटी का राइट मिलेगा, तो ही आपके साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का होगा। अगर आप मुस्लिम हो तो आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, आपको इनइक्वल ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन। जो फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, you should be able to enjoy that fundamental right irrespective of your religion. ठीक है, then assurance from the state that everyone is free to practice and profess his religion or none at all. ठीक है, अब सेक्युलरिज्म का एक मतलब ये भी होता है कि आपके पास राइट तो है कि आप जो जैसा चाहें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वो राइट प्रोवाइड करे, इंश्योर करे कि आपका जो राइट है टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन, टू प्रोफेस योर रिलीजन, इज नॉट हिंडर्ड बाय एनीवन। ठीक है, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट व्हाट इफ यू डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, यू आर एन एथीस्ट। ठीक है, तो स्टेट आपको परसुएड नहीं कर सकता
कि आप कोई रिलीजन फॉलो करो. An atheist in this country will have an equal fundamental right like any person who follows a particular religion. ठीक है, so you are free to practice a religion or free to practice none at all. ठीक है, that is what is the idea of secularism. Now इतना important idea था, ठीक है, तो हम इसको बेसिक फीचर तो मानेंगे, अदरवाइज क्या होगा इस देश का आप सोच ही सकते हैं कि अगर आपने बेसिक फीचर नहीं बनाया इसको तो किसी भी दिन अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में एंड वन पर्टिकुलर रिलीजन विल ओवरटेक द अदर. ठीक है, ऐसा ही कोई सिनेरियो कभी हमें देखना ना पड़े, इसीलिए कोर्ट ने इंटरफेयर करके पहले ही बोल दिया कि आप ठीक है, आप प्रियम्बल में मानते हो और कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हो कि आप सेक्युलर हो, बट क्योंकि हम प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को ही अमेंड कर सकते फीचर में डाल दो इसको, बेसिक फीचर को तो आप अमेंड नहीं कर सकते, राइट. So secularism is a basic feature and that has been held in केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड एसआर बोमई. ये दोनों ही केसेस में हमने सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू रिमेंबर द ईयर. ठीक है, ये दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के ही ईयर आपको याद होने चाहिए. Then another case with respect to secularism was Aruna Roy versus Union of India in 2003. इसमें क्या बोला गया? That secularism has a positive meaning, that is developing understanding and respect towards different religion. ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होगा कि स्टेट को ये सारी पॉलिसीज प्रमोट करनी है ताकि आप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ चले. देयर शेल बी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन, और ये रिस्पेक्ट सिर्फ स्टेट की तरफ से ही ना है, सिटीजन्स भी एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट इन दिस पर्टिकुलर केस. फिर सेंट जेवियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये आपके मैक्सिमम केसेस हैं. ठीक है, जो सेक्युलरिज्म से आ सकते हैं, तो ये 3-4 केसेस यहाँ पे हैं. इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया कि इवन दो हमने सेक्युलरिज्म का आइडिया बहुत लेटर ऑन अपने प्रियम्बल में इंक्लूड किया, ठीक है, एक्सप्लिसिट टर्म हमने बहुत लेटर ऑन इंक्लूड किया, बट दिस आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म वाज ऑलवेज इम्प्लिसिट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये हमने इस पर्टिकुलर केस में होल्ड किया. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, देन द नेक्स्ट idea or the next goal of polity or the type of governance that we want is democracy. डेमोक्रेसी के बारे में आप सबने बहुत बचपन से ही पढ़ा है, सुना है और देखा है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी कहाँ से आया? डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म्स डेमोस एंड क्रेशिया. डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल. सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, राइट. So what is meant by democracy? That आपके पास में being the citizen of India right है to elect your own government and that will be the government established by law. And उसके पीछे की source क्या है? It is the will of the citizen. ठीक है, so similarly जो हमने sovereignty में पढ़ा था, ठीक है, कि अल्टीमेट पावर जो है वो गवर्नमेंट को आपने दी है, किसने दी है? सिटीजन्स ने दी है. सो हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी? द सिटीजन. ठीक है, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, कि जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के पास में, बिकॉज दैट गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो कहाँ से आती है? वो हमसे आती है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू गवर्न अस, राइट. ठीक है, तो ये है हमारा डेमोक्रेसी के बारे में. अब डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव. डायरेक्ट डेमोक्रेसी और कैसी हो सकती है? कहीं पे आपको एग्जाम्पल पता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है लोगों का इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी. So can you give me an example of a nation that has direct democracy? Anyone? India has a representative democracy. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ. So which other nation has direct democracy? There are only few nations in the world जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज परसिस्ट कर रही है. ठीक है, वन बीइंग
हाँ, किसी ने आंसर किया है। नो, नॉट यूएस। यूएस ऑल्सो हैज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए या उसको यूज करने के लिए हमारे पास में 4 मोड्स। ठीक है, पहला मोड है रेफरेंडम। रेफरेंडम इज व्हाट का मतलब क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया। अभी क्या होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एक बिल वहीं के लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक बिल बनाती है, वो बिल को प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, बिल पास होता है, प्रेसिडेंट का असेंट लेता है और एक्ट बन जाता है। ठीक है, उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन है क्या? नहीं, बहुत ही इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है कि अगर गवर्नमेंट का मन हुआ तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा, वी वांट योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर बिल। ठीक है, बट वो गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो आपसे पूछे बिना भी बिल पास कर सकती है। ठीक है, पूछे बिना भी लॉ बना सकती है, क्योंकि आपने अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो तो ऑलरेडी सबमिट कर दी है। ठीक है, बट रेफरेंडम में क्या होगा कि गवर्नमेंट एक बिल प्रपोज करेगी। ठीक है, वो बिल डायरेक्टली इलेक्टोरेट्स के पास चला जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो सिटीजन है उस कंट्री के वो उस बिल पे वोट करेंगे। इट विल नॉट बी द पार्लियामेंट बट द पीपल हु वोट। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्टली आपका वॉइस जा रहा है, यू हैव द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस होता है। देन अनदर वे इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव एज द नेम सजेस्ट, इनिशिएटिव मतलब क्या होगा कि लोग जो है उनके पास में राइट है कि वो अपनी तरफ से कोई सजेशन, कोई बिल प्रपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कोई लॉ इनिशिएट कर सकते हैं कि वी वांट अ पर्टिकुलर लॉ से वी वांट अ स्ट्रिक्टर लॉ फॉर रेप। ठीक है, ऑब्वियसली अभी पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमको स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, आप इतने कम सजा के साथ उनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली इस डिमांड को एक लॉ के वे में, लॉ के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले सकती है। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है लोगों का। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड वे। नाउ द थर्ड वे इज रिकॉल। रिकॉल का क्या मतलब होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मान लो वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड है, बट आपको लगता है कि जो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इज नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटी, तो द जो सिटीजन है उनके पास में ये राइट है कि वो उस रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि भाई हो गया तुम्हारा काम यहाँ पे, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, वापस आ जाओ, वी वांट द न्यू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दैट इज रिकॉल। एंड द फोर्थ वे इज प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट क्या होता है कि गवर्नमेंट को आपका एक ओपिनियन चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, तो वो आपसे डायरेक्टली बोलेगी कि इस दिन पे इलेक्शन है, इस पर्टिकुलर एजेंडा पे आपको वोट करना है और आप यहाँ पे आके वोट कर सकते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड इन सॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, जैसे बहुत टाइम से ये डिमांड हो रही है कि जो कश्मीर का इशू है, ठीक है, कि कश्मीर को इंडिया के साथ रहना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए या इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ये हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए? थ्रू प्लेबिसाइट। कि वहीं के लोगों से आप डायरेक्टली पूछ लो कि भाई आपको कहाँ रहना है। ठीक है, आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो। ठीक है, ये और प्लेबिसाइट कौन करा सकता है? एन इंडिपेंडेंट बॉडी लाइक यूएन। ठीक है, सो this is the type of direct democracy. What is representative democracy? Just a minute. What is the difference between referendum and plebiscite? Both of them are a lot similar, I would say, but ये हर बिल के लिए यूज होता है। ठीक है, रेफरेंडम जो है वो आपके हर बिल के लिए यूज होगा, हर बार एक बिल जो है वो इलेक्टोरेट के पास में जाएगा। बट प्लेबिसाइट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, और कभी भी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, कि डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर जो पार्ट है लैंड का वो कहाँ, किस कंट्री के पास रहेगा, कहाँ बिलोंग करता है, वो कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही करा सकती है। राइट, सो रेफरेंडम में आपको इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत नहीं है, बट प्लेबिसाइट में आपको अगर लोगों का ओपिनियन चाहिए तो वो
अपने व्यूज को इंडिपेंडेंटली रख सकें, फ्रीली रख सकें, ठीक है, उसके लिए एक चाहिए क्या है, जो इलेक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी कराए, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विथ रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड, ठीक है। नाउ the next thing that we have to understand is representative democracy. What is representative democracy? That we have in India, कि आपने अपना वोट दिया, ठीक है, और आपके वोट से आपने गवर्नमेंट बना ली। आपकी गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नाउ इट विल नॉट कम एवरी टाइम एंड आस्क यू कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना पूरा पावर दे दिया है। आपने अपना पूरा पावर दिया है कि आप हमें रिप्रेजेंट करो, जो भी आपको लगता है हमारे लिए सही है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। हमारे विशेस को, हमारे विम्स को एंड फैंसीज को एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है हमने चुना है अपना, इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो भी दो टाइप की, ठीक है। इट कुड बी पार्लियामेंट्री, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, और प्रेसिडेंशियल, ठीक है। राइटिंग अच्छे से नहीं आ रही है, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज पार्लियामेंट्री एंड दिस इज प्रेसिडेंशियल। सो इंडिया में क्या है, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी and a representative one, but we have parliamentary democracy, right? And parliamentary democracy का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगी। वी हैव फॉर्म्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, वी हैव फॉर्म्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कौन चेक रख रहा है, पार्लियामेंट, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। कभी भी अगर एग्जीक्यूटिव जो है अगर कोई गलत डिसीजन ले लेता है, या पार्लियामेंट एज अ होल वो फील करती है कि एग्जीक्यूटिव का जो डिसीजन है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर ऑफ पॉलिसी वो गलत है, तो आप प्राइम मिनिस्टर एंड दी अदर जो मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारे रिजाइन कर देंगे, ठीक है, अगर एक के भी अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन चला गया, ठीक है। Thing that we have to understand is about it. और इट डज नॉट मैटर आप कौन से रिलीजन से हैं, कौन से सेक्स से हैं, कौन से जेंडर से, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स हैं, कैन यू ऑल हियर मी? राइट, सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि हर कोई जो अडल्ट है उसके पास में राइट टू वोट है, ठीक है, irrespective of he or she being of any gender, creed, ठीक है, कहीं से भी हो, वो अगर इंडियन सिटीजन है तो उसके पास में राइट है। ठीक है, अब और क्या चीज है डेमोक्रेसी के साथ में, रूल ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन, ठीक है। कभी भी हमने गवर्नमेंट ऐसे इनडेफिनाइट टाइम के लिए नहीं बनाई हुई, हमारे पास में 5 साल की गवर्नमेंट आएगी, पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे हर गवर्नमेंट बॉडी के लिए, एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेसी, कि आप कभी भी किसी को एक बार के लिए हमेशा के लिए वोट इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वरना वो आदमी मोनार्क बन जाएगा, ठीक है। देन देर इज रूल ऑफ लॉ, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ दिस नेशन, और हमने ये अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिवन दिस अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो देर इज अ रूल ऑफ लॉ, देर इज नॉट रूल ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन बट द रूल ऑफ लॉ, एंड देन देर विल बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये भी बहुत जरूरी पार्ट है डेमोक्रेसी का, जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रॉम पार्लियामेंट एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, right? Only then can it function.
52 to 78, yes, that talks about executive, not the president but executive. ठीक है, 52 specifically talks about that there shall be a president of India. ठीक है, प्रेसिडेंट की बातें हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन, राइट? इवन दो ही इज द नॉमिनल हेड बट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे वो है इलेक्टेड, राइट? ऐसी तो नहीं आ गए, इलेक्ट किया था इवन दो इनडायरेक्टली, राइट? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. सो कभी भी अगर हमारा हेड ऑफ द स्टेट, इट कुड बी अ मोनार्क और अ प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इफ दैट पर्सन इज इलेक्टेड, इफ वी हैव एन इलेक्टेड हेड, ठीक है, तो हम क्या है? रिपब्लिक. ठीक है, इसीलिए हम अपने आप को प्राउडली रिपब्लिक कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्टेड हेड है वो कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है. ठीक है, वो एक इलेक्टेड पोस्ट है, इलेक्टेड पर्सन है, इवन दो ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट ही इज एन इलेक्टेड पर्सन. और वो हमेशा के लिए नहीं है, एक फिक्स टर्म के लिए. ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है, 5 इयर्स के फिक्स टर्म के लिए हमने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है. ठीक है, एंड प्रेसिडेंट के पास में पावर कहाँ से आती है? जैसे सबके पास आती है, फ्रॉम अस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द विल ऑफ द पीपल. जो रिप्रेजेंटेटिव विल है लोगों की, उसके थ्रू हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एक हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन एंजॉय करता है. देन ही इज ऑब्वियसली द नॉमिनल हेड बिकॉज द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो ये नॉमिनल हेड की पोजीशन है. देन what is meant by republic again, that there shall not be any privileged class. ठीक है, कोई एक हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी जो सिर्फ जो पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड कर सके. इट शैल बी ओपन टू एवरीवन, देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और देयर शैल बी एनी प्रिविलेज गिवन टू एनी पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस. ठीक है, बिकॉज हमारा जो पब्लिक ऑफिस है वो इलेक्टेड होगा. ठीक है, तो ये भी एक कनोटेशन बोल सकते हैं आप रिपब्लिक का. ठीक है, देन दिस इज अबाउट आवर रिपब्लिक. ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम क्या चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या चीजें सेटअप करना चाहते हैं, हमने क्या प्रोमिसेस किए हुए अपने लोगों से कि हम वी द पीपल, हमने डिसाइड तो कर दिया कि हम अपना राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया कि आप एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर लेना अपने मन की, बट क्या क्या चीजें हम चाहते हैं अपने लिए? ठीक है, वी वांटेड जस्टिस. एंड दिस आइडिया ऑफ जस्टिस वाज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, ये हमने पहले पढ़ा है. ठीक है, नाउ आइडिया ऑफ जस्टिस इवॉल्व्ड 3 मेन कंपोनेंट्स: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस का क्या मतलब होगा? कि आपके पास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ. ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन. और क्या नहीं होना चाहिए? आपके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, राइट? बेस्ड ऑन योर सोशल स्टेटस, बैकग्राउंड. ठीक है, किसी भी बेसिस पे आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. आप किसी भी तबके से बिलोंग कर सकते हैं सोसाइटी के और आपके पास में इक्वल राइट होगा. ठीक है, सिमिलरली दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक जस्टिस, कि आपको अपने पैसे कमाने के इक्वल राइट्स मिलेंगे. प्लस अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड यू इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, देन पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? हर किसी के पास में पॉलिटिकल राइट होगा, हर कोई वोट कर सकता है. ठीक है, तो आपके पास वोटिंग का राइट होगा, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हो आप. ठीक है, ये आपका जस्टिस. तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस हमने यूएसएसआर से लिया था, यूएसएसआर के रशियन रेवोल्यूशन से लिया एक्चुअली. ठीक है, नॉट पर से यूएसएसआर बट वी टुक इट फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से ले ही चुके थे.
अब लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का क्या मतलब होता है? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि एब्सेंस ऑफ एनी कंस्ट्रेंट। आपके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी तरीके से दबाव नहीं बनाया जाएगा। यू विल बी फ्रीडम होगी थॉट की, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो आपने सोचा उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उस सोच और आपकी सोशल बिलोंगिंग की वजह से आपने कुछ बिलीफ डेवलप किए, ठीक है, यू हैव पर्टिकुलर बिलीफ, यू हैव अ पर्टिकुलर फेथ एंड यू हैव अ वे ऑफ वर्शिपिंग। ये सारी चीजों की आपके पास लिबर्टी है, आपके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लग सकता, ठीक है। बट क्या ये जो लिबर्टी है या जो फ्रीडम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एब्सोल्यूट दी हुई है? इज इट एब्सोल्यूट? नो, our freedom is not absolute, definitely not absolute. Even your fundamental right is not absolute, it is qualified, ठीक है। क्वालिफाइड कैसे है? क्वालिफाइड ऐसे है कि स्टेट चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है बेस्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। अगर आपका राइट किसी और के राइट को इन्फ्रिंज करता है, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को डिसरप्ट कर रहे हैं, सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस आपके कारण खराब हो रहे हैं, तो ये सारे राइट्स आपके कर्टेल हो सकते हैं। सो यू हैव अ लिबर्टी, यू हैव द फ्रीडम, बट इट इज क्वालिफाइड। ओके, देन देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जो हमने इक्वालिटी में बात करी है वो सारी चीजें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करती है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटस आपका मैटर नहीं करना चाहिए, हर किसी को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब चीजें इंटरमिंगल्ड है, इंटर रिलेटेड है। एंड फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब क्या होता है? क्यों हम ये टर्म यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। देर आर स्टिल सो मेनी कास्ट जो बैकवर्ड है, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी होता है, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम आज भी होता है, ठीक है। रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। तो ये जो बैकवर्डनेस है कुछ लोगों का, उनको आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हैं, उनके साथ एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा? जब आपके अंदर में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होगा, ठीक है। अगर आप मानेंगे कि आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं वो इक्वल है, यू हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग्स योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन गिव अ डिग्निफाइड लाइफ टू अनदर, ठीक है। तभी आप उसको एक डिग्निफाइड वे में परसू करेंगे, राइट। So that is why we wanted to include fraternity, and that must assure the dignity of an individual and unity and integrity of the nation. Now this term unity and integrity has been added through 42nd amendment of 1976, ठीक है। क्यों ऐड किया? क्योंकि बाय दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम 1976, उस टाइम पे इमरजेंसी लग गई थी, राइट। देयर वर मेनी states who wanted to cut out itself from India, ठीक है, जो सीड करना चाहते थे, जो हटना चाहते थे, they did not want to be a part of India, ठीक है। जैसे आज भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, मूवमेंट्स चल रहे हैं, गोरखालैंड, ठीक है, खालिस्तान, ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स चल रहे थे कि हमको इंडिया का पार्ट नहीं रहना, ठीक है, हमारे पास में अपना अलग देश बनाने का राइट है, हम नहीं रहना चाहते यहाँ पे, ठीक है। ये फीलिंग जो थी वो डेवलप हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वी वर अ यूनियन ऑफ स्टेट, हमारे पास में कोई कॉमन चीज नहीं थी, हम अलग अलग स्टेट को मिला के एक यूनियन बन गए थे, ठीक है। बट बिकॉज वी वर यूनियन, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी आर अ यूनियन ऑफ द स्टेट, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। सो अब यूनियन का मतलब क्या होता है? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, कि आप इंडिया का एक पार्ट हो और आप उससे अलग नहीं हो सकते। सो नो state in this country has a right to segregate themselves, to detach themselves, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये टर्म यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात की कि आप जैसे ही ये मान लेते हैं, जैसे ही आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, यू हैव टू बी यूनिफाइड, यू हैव टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेशन, तो वहां पे आपके जो सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। हम फ्रैटर्निटी के साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की भी बात करते हैं,
ठीक है ना। बट लास्ट चीज एक और ठीक है, तो क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? इसका सीधा सीधा मतलब कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? ठीक है, इसका आंसर आपको अभी तक के मिल जाना चाहिए कि हाँ हो सकता है। तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हमने अपना प्रियम्बल अमेंड किया है, राइट, 1976 में। हम तो अमेंड करके बैठे हैं, मतलब अमेंड हो ही सकता होगा। ठीक है, बट उससे भी पहले एक बार क्वेश्चन उठा कि क्या प्रियम्बल जो है वो, तो ये क्वेश्चन कहाँ उठा? इन रे बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 के केस में। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन उठा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ एक एंसिलरी प्रोविजन है। ठीक है, इससे कोई भी सब्सटैंटिव पावर डिराइव नहीं होती, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ एनी सब्सटैंटिव पावर। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने अपने गाइडेंस के लिए रखा है। जहां पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में डाउट होगा, ठीक है, कोई एम्बिग्विटी अगर क्रिएट हो जाती, तब हम क्या करेंगे? तब हम प्रियम्बल को रेफर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही काम है प्रियम्बल का। सो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने इन रे बेरुबारी केस में होल्ड किया। बट लेटर ऑन फिर हम केशवानंद भारती पे आए। केशवानंद भारती में हमने डिसाइड किया कि नहीं, प्रियम्बल जो है एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके बिना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसको सिर्फ हम इंटरप्रिटेशन के लिए ही यूज नहीं करेंगे, ये एक इंटीग्रल पार्ट भी होगा। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में का नोबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने अपने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनके नोबल विजन के साथ में भी इनजस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए केशवानंद भारती में फाइनली हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इफ इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज अबाउट आवर प्रियम्बल। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम डन विथ माय class. Whatever I had to teach you about preamble, I'm done. If you have any doubt, you can please tell me.